हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये इग्नू की एमसीक्यू सीरीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 4 है। और इसमें आज हम लोग फिर से 10 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न हैं, चूँकि मैं 10 प्रश्न इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती है, फिर उससे क्वेश्चन बनाना पड़ता है और उसके बाद से फिर मैं इधर टाइप करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए सिर्फ 10 प्रश्न ही मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्नों को सबसे पहले समझेंगे, आप लोग इसका करेक्ट आंसर समझिएगा कि क्या है। लास्ट में इसके करेक्ट आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि सोशियोलॉजी के 10 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों को खुद टेस्ट करना है कि आप लोगों से कितने करेक्ट आंसर हो पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पहली बार बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। आप लोग यहाँ पे गूगल करने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट अपने से एक बार खुद को रियलाइज़ करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। 1926, 1924, 1925 या फिर 1935। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपरागत हिंदू पद्धति में जीवन को सामाजिक दायित्वों सहित 4 स्पष्टतया निर्देशित अवस्थाओं में देखा जा सकता है। तो ये आप सभी को पता है कि जो हिंदू जीवन पद्धति है उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो इसमें जो युवा है, इस पद्धति में युवाओं को क्या प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है, ये थोड़ा आप लोगों को एक डिफरेंट क्वेश्चन लग सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले कभी किसी जो एमसीक्यू की बुक्स होती है उसमें नहीं देखा है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है कि बिना किसी सामाजिक दायित्व के पर्याप्त प्राधिकार, उनको कुछ ऐसे अथॉरिटी मिली होती है जो कि जिसमें सामाजिक दायित्व नहीं होते हैं, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी मिली होती है जिसमें सामाजिक दायित्व होते हैं, या फिर कोई अधिकार नहीं अपितु जीवन की दूसरी अवस्था। ये आप सभी को पता है कि युवाओं को जो है, युवा का जो एक उम्र का हम पड़ाव देखें तो दूसरी अवस्था में ही लगभग आता है। तो दूसरी अवस्था अर्थात गृहस्थ में कुछ कार्य सौंपे हुए होते थे। और अगला ऑप्शन है कि सभी गलत है, तो सभी ऑप्शन गलत है। इसमें करेक्ट आंसर आप लोग खुद चूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि सोशियोलाइजेशन एजुकेशन एंड वुमेन एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर आइडेंटिटी किसकी कृति है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया हो, अगर नहीं पूछा गया हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बुक की पूछने के, क्योंकि ये एक ऐसी थिंकर की या ऐसे फेमस पर्सनालिटी की बुक है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पूछने के। तो पहला ऑप्शन है करुणा चान्ना, पी विसारिया, शर्मिला रेगे या फिर वंदना शिवा। ओके, अगला प्रश्न है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो कौन सा वर्ष था जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो मनाया जाता है वो 1975 है, 1975। तो फिर उसी तरीके से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। ओके, एक मिनट, इसका आप लोग ईयर्स देख लीजिए, 1976, 1989, 1990 या फिर 1979। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्ग के अलगाव का कारण नहीं है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच मतभेद, व्यापक बेरोजगारी, नशीली दवाओं की लत या फिर रोजगार का विस्तृत कार्य क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि युवा वर्ग के अलगाव का कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि चाइल्ड एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट किसकी कृति है। तो यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम हैं, बीबी मंडल, सच्चिदानंद, एम कृष्णराज, पी.एम. शिंगे। तो इसमें से कौन ऐसे थिंकर हैं या राइटर हैं जिनकी बुक है चाइल्ड एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। महिला कामगारों की प्रतिशतता कम है क्योंकि महिला गृहिणियाँ होती हैं, महिलाओं की गणना कामगार के रूप में नहीं की जाती है, महिलाएं काम नहीं करती हैं, कामगार हमेशा पुरुष ही होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट फिट होता है कि महिलाओं जो महिला कामगार हैं इनकी प्रतिशतता हमें कम क्यों देखने को मिलती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1946, 6 मई 1952 या फिर 9 जून 1942। तो इसमें से आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज करके रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में अधिकार देता है। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 15। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप लोग चूज करिए। और आज का आखिरी प्रश्न जो है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक कृति किसकी है। तो ये तो हमें लगता है कि 99% आप लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा, बट फिर भी यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहे हैं MN श्रीनिवास, P विसारिया, M कृष्णराज या फिर N देसाई। तो ये किसकी कृति है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ओके, अब हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे एक एक प्रश्न को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है कि पहली बार बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1924। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपरागत हिंदू पद्धति में जीवन को सामाजिक दायित्वों सहित 4 स्पष्टतया निर्देशित अवस्थाओं में देखा जाता है या जा सकता है। इस पद्धति में युवाओं को प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि कोई अधिकार नहीं होता है, अपितु जीवन की जो दूसरी अवस्था है अर्थात गृहस्थ, इसमें कुछ कार्य इन्हें सौंपे हुए होते थे। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सोशियोलाइजेशन, एजुकेशन एंड वीमेन एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर आइडेंटिटी किसकी कृति है। तो इसमें करेक्ट आंसर है करुणा चानना। इसीलिए मैंने कहा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करुणा चानना की ये बुक है। करुणा चानना के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में है, ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, खास करके नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हो सकता है कि बुक्स ऐसे भी पूछ दी जाए कि मैच करने के लिए विभिन्न जो थिंकर्स दिए रहते हैं और उनकी किताबें दी गई रहती हैं। तो एक बुक करुणा चानना की ये भी है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा वर्ष है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 1979। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्ग के अलगाव का कारण नहीं है। तो युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच में मतभेद जो है वो हमें अलगाव का कारण दिखता है। व्यापक बेरोजगारी जो होती है वो भी हम लोगों को अलगाव का कारण दिखता है। वहीं पे नशीली दवाओं का जो सेवन होता है या नशीली दवाओं की जो लत लगती है वो भी हमें एक तरीके से अलगाव का कारण दिखाई देता है। रोज़गार का जो विस्तृत कार्य क्षेत्र है, हमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के हमें फील्ड दिखते हैं। लोग अपने एक स्पेसिफिक कार्य को चूज कर ले रहे हैं, उस तरीके से काम करते हैं। तो रोज़गार का जो विस्तृत कार्य क्षेत्र है इसके कारण हमें कहीं अलगाव दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रोज़गार का विस्तृत कार्य क्षेत्र। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चाइल्ड एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट। इस सारी की सारी किताबें जो हैं
वो हमारे समाजशास्त्र के किसी न किसी फील्ड से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन बुक्स को ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। और मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि ये किताबें वही होती हैं जिनके द्वारा या जिनमें से कंटेंट लेके और इग्नू के कंटेंट तैयार किए जाते हैं। उन्हीं बुक्स को बाद में ये लोग जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है उसमें सारे बुक्स को मेंशन कर दिया जाता है कि इन किताबों का रेफरेंस लिया गया है। तो चाइल्ड एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट जो है ये बी मंडल की एक बुक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि महिला कामगारों की प्रतिशतता कम है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे महिला गृहिणियाँ होती हैं, तो ये इसका कोई रीज़न नहीं है, या फिर महिलाएं काम नहीं करती हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और कामगार हमेशा पुरुष ही होंगे, ये भी कोई लॉजिकल ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है कि महिलाओं की गणना जो होती है वो कामगार के रूप में नहीं की जाती है। काम तो वो करती हैं, कामगार भी हैं वो, लेकिन उनकी गणना जो है वो कामगार के रूप में नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि महिलाओं की गणना कामगार के रूप में नहीं की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल 1948। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल 370 आप लोगों को पता है, ये तो कैसे भी नहीं होगा। आर्टिकल 10 का भी नहीं है, आर्टिकल 356 का भी नहीं है, जो विशेष प्रावधान देने का अधिकार है महिलाओं के लिए। तो ये आप लोगों को दिखेगा अनुच्छेद 15 में, और इसके भी भाग 3 में होता है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो ये है कि राज्य सरकार जो है वो बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार उसको मिला है, या फिर वो राज्य जो है वो विशेष अधिकार का प्रावधान दे सकती है। तो विशेष प्रावधान का अधिकार दे सकती है। तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 15 का भाग 3 है वो महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में अधिकार देता है। किसको? राज्य सरकारों को। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक कृति किसकी है। तो ये आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर है M.N. श्रीनिवास। तो M.N. श्रीनिवास का ये बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ओके, अब अगर हम लोग डिस्कस कर लें कुछ इम्पॉर्टेंट और भी बुक्स हैं जिनके बुक्स का नाम और थिंकर्स का नाम जो कि इग्नू की ही बुक में दिया गया है। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 3-4 बुक्स और डिस्कस करेंगे। तो एक बुक आता है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पी विसारिया का, पी विसारिया, या आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका बुक है द लेवल, 1 मिनट, द लेवल causes and consequences of unemployment। मेरी यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप लोग नाम को नोट कर लीजिएगा। अमंग द यूथ
ये जो है ये अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय अध्ययन गोष्ठी में प्रस्तुत एक समीक्षा पत्र है जो कि पी विसारिया के द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पी विसारिया का जो नाम आता है वो अहमदाबाद में इन्होंने कुछ अध्ययन भी किया है। तो द लेवल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, ये बुक पी विसारिया का है। ओके, एक और बुक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है हम लोग आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग ये क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ, इसमें एक थिंकर का नाम आप लोग देखे होंगे, पी.एम. सिंघी। पी.एम. सिंघी की भी एक बुक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आप लोग कुछ नए नाम हैं लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पी.एम. सिंघी, इनकी बुक है यूथ इन साउथ 1 मिनट, एशिया। तो यूथ इन साउथ एशिया जो है ये पी.एम. सिंघी की बुक है। अच्छा, एक नाम आप लोगों ने और देखा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, इनकी बुक है, हम लोग देख लेते हैं, सोशल चेंज इन विलेज इंडिया। ओके, एक मिनट, इन विलेज इंडिया। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा जैसा कि सोशल चेंज इन विलेज इंडिया जो है वो बुक सच्चिदानंद के द्वारा है, लेकिन वहीं पे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो है वो M.N. श्रीनिवास की है। तो हम लोग लास्ट में ऐसे ही 3-4 बुक्स जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे, जिससे आप लोगों की भी एटलीस्ट बुक लिस्ट जो है थिंकर्स से रिलेटेड और जो थोड़े डिफरेंट थिंकर्स की जो बुक पूछ दी जाती है एग्ज़ाम्स में वो आप लोगों की प्रिपेयर होती रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।